सूरज की 14 साल की दुल्हन उसके बेड पर बैठी हुई इसका इंतजार कर रही थी। अभी उसके पीरियड होते हुए 1 महीना नहीं हुआ था और उस लड़की की शादी सूरज के साथ करवा दी गई थी और वो बहुत छोटी और मासूम थी। और सूरज उसके करीब जाकर बेड पर बैठा और उसके होठ पर हाथ रखा तो फिर वो एकदम से भाग करके दूसरी साइड में चली गई और फिर सूरज से कहने लगी कि ये क्या बदतमीजी है। मैंने तो ये सुना था कि पति शादी के रात दुल्हन को गिफ्ट देता है और लाइट बंद हो जाती है और फिर सुबह हो जाती है, लेकिन आप मेरे साथ ये सब कुछ क्या कर रहे हैं। तो सूरज ने कहा कि असल खेल तो शादी के बाद ही और लाइट बंद होने के बाद ही शुरू होती है। अब ये बात सुनकर के दुल्हन थोड़ा डर गई थी और अब सूरज को भी अपने जज्बात पर काबू रख पाना मुश्किल लग रहा था और इसीलिए उसने जल्दी लाइट बंद कर दी और उसके लिए वो पत्नी को बालों से खींचकर उसे अपने पास किया और फिर उसके साथ अपना हक वसूल किया। सूरज की शादी जो थी वो उसके मर्जी के खिलाफ करवाई गई थी, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। सूरज किसी और को पसंद करता था और सूरज अभी इसलिए शादी भी नहीं करना चाहता था क्योंकि पूनम की उम्र अभी बहुत कम थी और सूरज के घर वालों ने उस लड़की की उम्र तक नहीं दिखी थी। इतनी कम उम्र की लड़की से सूरज की शादी वो करवाना चाहते थे और सूरज जो था वो इस उम्र की लड़की से शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन घर वालों ने फिर भी सूरज की एक नहीं सुनी क्योंकि सूरज जो था वो अपने माँ बाप का दो ही भाई थे और हम उस दोनों ही भाइयों की बचपन में ही शादी हो गई थी। ये लोग राजस्थान से संबंध रखते थे और यहाँ पर ये आम बात थी कि बड़े बूढ़े बचपन में ही शादी तय कर दिया करते थे और पूनम उसकी भाभी की बहन थी। उसकी पुष्पा भाभी की बहन पूनम से उसकी शादी करवा दी गई थी और इस वक्त पूनम उसके कमरे में दुल्हन बनी बेड पर बैठी हुई थी और जैसे ही उसने वो नजदीक जाकर उसके बैठा है, पहले तो सूरज शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन शादी के बाद अब उससे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। अब सूरज के उस जज्बात पर अपने काबू रख पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था और जैसे ही सूरज उसके करीब जा करके उसके हाथ पर हाथ रखता है तभी उसकी उंगलियां जो है वो उसके होठों पर लगते ही उस लड़की के होठ कांपने लगे और फिर उसने झटके से उसे पीछे किया और फिर वो उसे कहने लगी कि ये क्या बेशर्मी है, आप अपना हाथ पीछे करो। और सूरज ने भी सख्ती से कहा कि मैं क्यों अपना हाथ पीछे करो, तुम मेरी पत्नी बन चुकी हो और वैसे भी तुम्हें बहुत शौक था मुझसे शादी करने का और स्टेज पर तो तुम बड़ा ही मुस्कुरा करके बैठी हुई थी और तुम्हें भी तो पता चले कि शादी की रात पति अपनी पत्नी के साथ और क्या क्या करता है। आज तो मैं तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगा कि तुम होश उड़ जाएंगे और तुम्हारे होश तब उड़ेंगे जब मैं तुम्हारे बेहद करीब आकर सब कुछ करूंगा। और सूरज जब वो इससे बातें कहता है तो दुल्हन सुनकर डर जाती है, घबरा जाती है, कहती है कि देखो मैं ऐसी बेहुदा बातें सुनना पसंद नहीं करती, मुझे ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं है और इसीलिए तुम मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। और ये कहकर दुल्हन बेड से खड़ी हो गई और वो बहुत घबरा रही थी। सूरज भी उसे जोर से पकड़कर खड़ा हो गया। सूरज ने भी ये कह दिया कि बेशर्मी तो अब शुरू होगी। मिस पूनम, इस बेशर्मी के लिए अब तुम अच्छे से तैयार रहना। तुम्हें तो पता ही होगा कि शादी की पहली रात क्या क्या होता है। तभी जो ये पूनम होती है वो कहती है कि मुझे तुम दूध पीती हुई बच्ची मत समझो, मुझे भी पता है कि शादी की रात पति क्या करता है। अब ये सुनकर के सूरज को थोड़ी सी परेशानी हुई थी। सूरज ने उससे पूछा कि आखिर ऐसा भी पति क्या करता है दुल्हन के साथ, जरा तुम मुझे भी बताओ। अब जिस तरह से पूनम बोल रही थी सूरज को ऐसा लगता नहीं था कि उसे दरअसल वाकई में पति पत्नी के रिश्ते के बारे में कुछ पता था। कहने लगी कि शादी की रात तो पति अपने पत्नी को मुंह दिखाई का तोहफा भी देते हैं। फिर सूरज ने पूछा उसके बाद क्या होता है, तो फिर वो कहने लगी कि फिर पति एक लंबा लेक्चर भी सुनाता है कि मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखना, उनकी बहुत सेवा करना और उनके हर हुक्म मानना वगैरह वगैरह। तो सूरज ने कहा कि अरे वाह, तुम्हें तो इतना बड़ा लेक्चर भी देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, तुम्हें तो पहले से ही सब कुछ पता है, कम उम्र में ही तुम काफी ज्यादा समझदार बन गई हो। तो लड़की कहती है कि हाँ समझदार हूँ मैं और मुझे ये भी पता है कि अपने सास ससुर को अपने काबू में कैसे करना है। अब ये सुनकर के सूरज को बहुत हैरानी हुई थी और हैरानी भरी नजरी से वो पूनम की ओर देखने लगा और फिर उसके इस बात पर सूरज ने सर हिलाया और फिर उसे कहने लगा कि चलो अच्छा, तुम्हें सब कुछ पता तो है, लेकिन उसके बाद क्या होता है। तब जो दुल्हन थी वो कहती है कि लाइट बंद हो जाती है और फिर सुबह हो जाती है और बस इतना ही मैंने सीरियल में देखा है। उसके बाद सुनकर सूरज बहुत मन ही मन मुस्कुराया था और फिर वो उसका हाथ पकड़ करके अपने पास खींचता है और फिर उससे कहने लगता है कि असल खेल तो शादी के बाद लाइट बंद होने के बाद ही शुरू होती है। और अब सूरज उसे और ज्यादा डराना चाहता था। अपने सख्त हाथों से उसके पूरे जिस्म पर वो हाथ घुमाने लगा था। अब जिस पल वो उसका हाथ महसूस करती है वो घबराने लगती है और वो उसकी बात सुनकर भी घबराने लगी। और फिर सूरज ने पूनम से कहा कि पहले तुम जाकर के कपड़े चेंज कर लो मेरी छोटी सी जान, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। सूरज ने उसके गाल पर धीरे से चुटकी काटी और ये कहा कि तुम बहुत ज्यादा घबरा रही हो, इतना मत घबराओ।
और फिर सूरज ने उसके लिए एक अलमारी से नाइट सूट निकाल कर दी और कहा कि ये पहन लो। और फिर वो नाइट सूट लेकर वॉशरूम चली गई और चेंज करके आई तो अब उसका मेकअप भी धुल चुका था और ये उस बारीक जालीदार नाइटी में और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसका पूरा बदन जो था वो उस नाइटी से झलक रहा था। और फिर वो अपने खुले बालों की चोटियां बनाने लगी। तभी सूरज ने उसे कहा कि तुम खुले बालों में ही बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, बालों को ऐसे ही खुला रहने दो, तुम्हारे खुले हुए बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब वो उसे बाजू से जाकर के कसकर पकड़ लेता है और फिर बेड पर ले जाता है। उस वक्त कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। सूरज ने कहा कि मिस पूनम अब तुम तैयार हो ना, क्योंकि असल खेल तो अब शुरू होने वाला है। अब वो इसकी बात सुनकर के डर रही थी, घबरा रही थी। कहने लगी कि नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। और तुम अभी से ही इतना क्यों डर रही हो? सूरज ने ये कहा कि मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं है और तुम अभी से ही इतना डरने लगी हो। जब तुम्हारे साथ मैं सब कुछ करूंगा तो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा? तब तो तुम्हारी पूरी दुनिया ही घूमती हुई तुम्हें नजर आएगी। शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़े ना है, बहुत कुछ सहना पड़ता है एक लड़की को। सूरज उसे डराना चाहता था, बजाय उसे उसको भरोसा देना चाहिए था। वो उसे शादी के रिश्ते से बहुत डरा देना चाहता था, ताकि पूनम जो है वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से इतनी ज्यादा डर जाए कि वो अपनी घर बसा ही ना सके। और वो सूरज अपने घर वालों के सामने ये साबित कर सके कि एक ही घर से दो बहनों को लाना उनका गलत फैसला था। पूनम बेहद नर्वस थी, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी थी। वो कहने लगी कि नहीं भाई, मुझे लाइट बंद नहीं करनी है, मैं लाइट जला करके ही आज सोऊंगी। तो सूरज ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। सूरज ने कहा कि ऐसे कैसे? पूनम, ऐसा तो नहीं हो सकता है, जाने मन लाइट तो बंद करनी ही पड़ेगी। कि तुम्हें लाइट बनने के पीछे की कहानी भी तो पता चलनी चाहिए कि क्या होती है शादी की रात लाइट बंद करने के बाद। तुम्हें बहुत शौक था ना अच्छे कपड़े, जेवर, मुंह दिखाई, महंगे तोहफे, और फिर ये सब कुछ देखने में तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आता है ना। लेकिन असल तो हकीकत कुछ और ही होती है और वो मैं तुम्हें आज बताऊंगा। और सूरज ने बल्ब बंद किया और बड़ी जोर से उसे कलाई पकड़कर अपने करीब किया था। अब जैसे ही वो उसे गले लगाता है और फिर उसे जोर से खींचता है तो फिर पूनम चिल्ला उठती है और जल्दी से वो उससे पीछे हो जाती है और फिर लाइट ऑन कर देती है। कहने लगी कि मुझे अपनी दीदी के पास जाना है। अब पूनम बेहद घबरा चुकी थी, अब तो वो रोने भी लगी थी। अब सूरज का मकसद भी पूरा हो चुका था, वो उसे डराना ही चाहता था। सूरज ने कहा कि चलो चलो, अब नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ चुपचाप से सो जाओ वरना मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा। अभी तो मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ। जबकि सूरज ने उसे बहुत ही जोर से उसे पकड़ा हुआ था। और फिर वो जल्दी से उठ खड़ी हुई और सीधे ही कमरे से बाहर निकल गई और उसने जा करके अपनी दीदी का दरवाजा बहुत जोर से खटखटाया। सूरज ये देख करके मुस्कुरा रहा था कि बहुत शौक था मेरे भाई की शादी करवाने का, उनकी खुदगर्जी का अब उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। रमेश के साथ साथ उसके माँ बाप के भी कमरे का दरवाजा खुला और वो भी कमरे के दरवाजे पर खड़े हो गए। और वो पूनम जोर जोर से रोई जा रही थी, कहने लगी कि दीदी मुझे आपके साथ सोना है। और फिर वो भाभी के सीने से लग करके खूब जोर से रोए जा रही थी, कहने लगी कि दीदी मुझे आपके ही साथ सोना है। अब रमेश भैया का मुंह तो हैरानी से खुला रह गया था। अब भाभी भी पूनम के रोने से परेशान थी कि क्या हुआ तुम्हें? तो पूनम कहने लगी कि मैं आकाश के कमरे में नहीं सोऊंगी, मुझे आपके साथ ही सोना है। और रमेश भैया उसके बेहद परेशान नजर आ रहे थे और भाभी उससे वजह पूछने लगी, लेकिन पूनम उसे क्या वजह बताती, उसने कुछ बताया ही नहीं। पूनम जो है वो भाभी के कमरे में चली गई और बेड पर जाकर के बैठ गई। और तभी आकाश की माँ उससे कहने लगी कि आकाश, उससे क्या हुआ है? शादी की रस्मों में तो वो बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। तो सूरज ने कहा कि बहुत शौक था ना आप लोगों को छोटी उम्र की लड़की से शादी करने का, अब देख लीजिए उसका बचपना। हाथ पकड़ा नहीं कि बस शोर मचाना शुरू कर दिया, अब खुद ही जाकर के संभालिए। और ये कहकर सूरज अपने कमरे में बेड पर आकर लेट गया और फिर सुकून की गहरी सांस ली। उससे पहले कि सूरज सोता, उसका बड़ा भाई रमेश जो है वो गुस्से से उसके कमरे में आकर तकिया जोर से बेड पर फेंकता है और बैठ जाता है। अब जब सूरज ने पलट कर उसकी तरफ देखा तो कहता है कि हाथ हल्का नहीं रख सकते अपनी पत्नी पर? तो सूरज ने कहा, मैं तो बस हाथ पकड़ा था, अब क्या मैं उसका हाथ भी ना पकड़ता था? मुझे क्या पता था कि वो इतना तमाशा खड़ा कर देगी। तभी रमेश भैया कहने लगे कि तुम्हारी वजह से मेरी रात खराब हो गई। तो सूरज ने कहा कि मैंने क्या किया, मेरी क्या गलती है? अरे जब 14 साल की लड़की को दुल्हन बना करके कमरे में भेजोगे तो ये सब कुछ तो होगा ही ना। एक पैसे की तो अकल नहीं है उस लड़की के अंदर। मैं तो शादी बस इसीलिए कर रहा था क्योंकि मैं मजबूर था, और वो तो शादी सब तोहफे करने के लिए, कपड़े पहनने के लिए करी थी। उसे थोड़ा बहुत भी इस चीज के बारे में नहीं पता था कि शादी होती क्या है। रात आपकी नहीं बल्कि मेरी भी खराब हो गई है और इसीलिए आप चुपचाप सो जाइए। और ये कह करके सूरज ने लाइट ऑफ किया और सो गया। लेकिन उसके भैया को आज नींद नहीं आ रही थी। उसका भाई जो था वो करवट पर करवट बदले जा रहा था। तो सूरज ने कहा कि भैया सुकून से सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। कहने लगा कि मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम बदतमीज हो, पत्नी को कुछ वक्त नहीं दे सकते थे? मेरी रात तो कम से कम खराब ना होती। तो सूरज ने कहा है कि आपके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था।
शादी तो आपने की थी लेकिन मेरी भी जबरदस्ती करवा दी। मैंने मना किया था, मैंने कहा था कि भैया मेरे लिए माँ से बात करो, मुझे भी शादी नहीं करनी। लेकिन अब आपको ठीक मजा आ रहा है। जब आपको पता चलेगा ना कि आपको पत्नी के बगैर शादी की रात गुजारनी पड़ेगी तो ये बहुत अच्छा होगा। अब देखिए आगे आगे क्या होता है। उस नादान लड़की को मैं इतना डराऊंगा कि वो मेरे कमरे में आएगी ही नहीं, और वो रोज उन्हीं के कमरे में जाकर के सो गई और वो यहाँ इसके कमरे में सोएगी। अब सूरज ने ये बात बिल्कुल इरादा कर लिया था कि वो अपने माँ बाप को उस बात को झुठला देगा कि एक घर से 2 बहनें नहीं लानी चाहिए, और उसके इस व्यवहार से अगली 7 पुश्तों तक कोई भी ये गलती नहीं करने वाला था। फिलहाल अगली सुबह जो पुष्पा भाभी और जो पूनम होते हैं वो दोनों ही कमरे से एक साथ बाहर निकली थी, और उसकी मम्मी नाश्ता बना करके रख चुकी थी। भैया का आज सूरज का मूड बहुत खराब था। वो बार बार पुष्पा भाभी को देखे जा रहे थे। अब पुष्पा भाभी बेचारी नजरें चुरा रही थी, जैसे कि वो ये कह रही थी कि इसमें मेरी क्या गलती है। पूनम जब भी सूरज को देखती तो सूरज उसे घूरने लगता और फिर वो जल्दी से घबरा कर उससे नजरें नीचे झुका लेती थी। सूरज ये चाहता था कि उसके दिल में वो अपना डर बैठा दे कि वो उसके करीब ही ना आए और उसके करीब में कमरे में भी आने की कोशिश ना करे। सूरज दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था और उसे इस चीज की तसल्ली भी थी कि ये लड़की अब मेरे कमरे में नहीं आने वाली। पूरा दिन वो भाभी के ही कमरे में रही उसके, और उसका भाई पूरा दिन आंगन में रहा। बिल्कुल ही इसका भाई जो था वो छटपटा रहा था अपने कमरे में जाने के लिए। अब 2 घड़ी उन्हें भी अपने पत्नी का साथ नसीब नहीं हो रहा था, लेकिन सूरज फिर भी बहुत खुश था और बहुत ही मजे से अपने कमरे में घूम रहा था। उसका दिल किया तो दोस्तों के साथ घूमने चला गया, और 4 दिनों के बाद इन दोनों बहनों का पगफेरा था, और आज इस दोनों भाइयों की शादी का 6ठा दिन था। अब उसके घर बार पर उसके ससुराल वाले थे। आज उसके बड़े भैया बड़े तैयार होकर बैठे हुए थे। उन्हें देखकर सूरज की हंसी नहीं रुक रही थी। पूनम उसके पास बैठी थी और उसने उसका बाजू पकड़कर जोर से दबा दिया और उसके कान के करीब जाकर कहा कि अब तो तुम अपने मायके जा रही हो, लेकिन आओगी तो फिर कहाँ जाओगी। और इसी तरह फिर कई दिन बीत गए। आज ये दोनों भाई अपनी ससुराल अपनी अपनी पत्नियों को लेने जाते हैं, और वापस आने पर फिर से सूरज ने पूनम को डराया कि आज क्या करोगी, कब तक मुझसे बचोगी। आना तो तुम्हें मेरे ही पास है ना, और आज तो तुम वैसे भी बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। आज तो मैं सही में तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। लेकिन वो आज बिल्कुल ही चुपचाप गुमसुम सी बैठी हुई थी। अब उसकी जो चंचलता थी एक रात में ही खत्म हो चुकी थी। वो बार बार सूरज के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर के बाद सूरज ने अपनी पत्नी का हाथ छोड़ दिया। अब वो लोग घर भी पहुंच चुके थे, और अब उसके भैया ने भाभी से साफ साफ कह दिया था कि अब चाहे तुम्हारे कमरे का दरवाजा कोई भी पीटे या फिर तोड़ दे, लेकिन तुम रात में दरवाजा नहीं खोलोगे। और इसीलिए वो पूनम को समझा रही थी उसकी बहन की, देखो इस तरह से नहीं करते। लेकिन वो अपनी दीदी के दोनों हाथ पकड़ करके आंगन में बैठी हुई थी। वो कहने लगी कि मुझे उसके कमरे में नहीं जाना, मुझे उससे बहुत डर लगता है। अब भाभी अपनी बहन को समझा रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हें वो कुछ भी नहीं करेगा। तभी पूनम कहने लगी कि दीदी आपको नहीं पता कि उन्होंने मेरे साथ क्या कुछ किया है। अब भाभी जो है वो उससे पर्दे पर्दे में सब कुछ समझा रही थी कि शादी के बंधन में अगर बंधोगी और पति पत्नी एक साथ रहोगी तो एक जिस्म और एक जान हो जाते हैं, तो इसमें तुम्हें डरने की और अपने कमरे से भागने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी पूनम अपनी जिद पर अड़ी रही कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, मुझे मेरे पापा के घर भिजवा दीजिए, मैं वहां पर रहूंगी। तभी पूनम कहती है कि देखो ये सब कुछ अब नहीं हो सकता है। उस वक्त तो तुम्हें शादी से कोई ऐतराज नहीं था, तुमने ये कहा था कि ठीक है तुम्हें शादी करने से कोई ऐतराज नहीं है। तभी पूनम कहती है कि मुझे क्या पता था कि शादी के बाद ये सब कुछ होता है, मुझे नहीं पता है, मैं अब आकाश के कमरे में नहीं जाऊंगी। अब रमेश जो भैया थे उसके, वो अपने कमरे के दरवाजे के पास हाथ बांधे हुए अपनी पत्नी को घूरे जा रहे थे, और बार बार वो पुष्पा अपने आप को उसे छुड़ाना चाहती थी, पूनम से उसे समझा रही थी। आकाश तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, कुछ तो अकलमंदी दिखाओ, क्या ये बचपना कर रही हो। पूनम देखो ऐसे नहीं करते हैं। लेकिन फिर वो रोने लगी, कहने लगी कि नहीं दीदी प्लीज मुझे अपने घर भिजवा दीजिए। उस वक्त आकाश अपने कमरे में नहीं था और दरवाजा भी खुला हुआ था, लेकिन अंदर से ही वो सारा नजारा देख रहा था। बड़ी ही मुश्किल से उसकी भाभी ने पूनम को समझा बुझा करके उसके कमरे तक ले गई थी, लेकिन फिर भी वो कमरे में नहीं आ रही थी। बाहर सोफे पर बैठी अपनी उंगलियां मोड़े जा रही थी। वो बहुत ज्यादा डरी हुई घबराई हुई थी, जैसे कि अगर कमरे में आएगी तो उसकी जान निकल जाएगी। और ये देख करके सूरज बहुत खुश हो रहा था और अंदर ही अंदर मुस्कुरा भी रहा था। लेकिन सूरज ये नहीं जानता था कि पूनम इस तरीके से डर जाएगी। और फिर वो चुपचाप उसके कमरे में आई और उसके कमरे में जाकर अलमारी खोला, और कमरे में अलमारी का दरवाजा तक बंद नहीं किया। उसने अलमारी में से एक कपड़ा निकाला और फिर वो वॉशरूम में चली गई। अब सूरज उसकी एक एक हरकत को नोट कर रहा था। वो बाहर आई तो बिल्कुल ही सादगी में थी, और फिर धीरे से अपना तकिया उठाया और चादर उठा करके बाहर जाने लगी। तो सूरज ने कहा कि तुम कहाँ जा रही हो। तो कहने लगी कि मैं बाहर आंगन में सोऊंगी, मुझे आपके साथ नहीं सोना है। तो सूरज ने कहा कि तुम्हारी मर्जी है, जाओ अच्छा ठीक है, लाइट बंद कर दो और दरवाजा बंद करके जाना। और फिर वो मान भी जाती है पूनम। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था।
पूनम सूरज से कुछ कहती भी नहीं है और ज्यादातर उसका वक्त जो था वो अपनी बड़ी दीदी के ही साथ बीतता था या फिर उस सूरज की मम्मी के साथ। वो उनके ही साथ बैठी रहती, गप्पे शप्पे मारती थी रहती, हंसती रहती थी। लेकिन जैसे ही सूरज ऑफिस से आता तो उसे देख करके उसे जैसे सांप सूंघ जाता था। शायद भाभी ने तो किचन संभाल लिया था, लेकिन पूनम अभी भी किचन का कोई काम नहीं करती थी। बस उसका एक ही काम था कि वो सूरज की माँ के साथ बात करती, उनके साथ हंसना, जोक सुनाना। और उसके पापा भी सूरज के उसके साथ देते थे। जब सभी लोग सो जाते तो फिर वो आंगन के सोफे पर जाकर आराम से सो जाती और फिर सुबह सबके उठने से पहले वो सूरज के कमरे में आकर तकिया फेंक देती, लेकिन कमरे के अंदर नहीं आती थी। अब इसी तरह से महीना दिन बीत गया था। पापा ने कहा कि सबसे पहले हनीमून पर रमेश और पुष्पा जाएंगे और जब वो लोग वापस आएंगे तो फिर आकाश और पूनम को भेज दिया जाएगा। भैया और भाभी उसकी बात से बहुत खुश थे, लेकिन पूनम बहुत उदास थी। वो कहने लगी कि दीदी आप अभी क्यों जा रही है, मुझे भी अपने साथ लेकर के चलिए, मैं भी आप लोगों के साथ ही घूम करके आऊंगी, मुझे आकाश के साथ कहीं नहीं जाना है। और तभी उसे भाभी समझाते हुए जा चुकी थी। अब ये हुआ था कि रमेश भाई के कमरे में अगर वो जाकर सो जाती थी, लेकिन अब उसे कुछ होने लगा था क्योंकि वो उसकी पत्नी थी और शुरू में उसने अपने पापा और भाई की शादी जबरदस्ती करवाने की वजह से ये सब कुछ किया था। लेकिन अब सूरज का भी दिल चाहता था कि पत्नी उसके कमरे में जाए, उससे बात करे। अब सूरज के भी जज्बात उभरने लगे थे जो कि अब तंग करने लगे थे। लेकिन जिस तरह से सूरज ने उसे डरा दिया था, वो उसे देखते ही डर जाया करती थी। एक बार सूरज को नींद नहीं आ रही थी तो उसने ये सोचा कि पूनम से उसको अपने किए गए व्यवहार के लिए माफी मांग लेनी चाहिए और फिर उसे अपने कमरे में लाना चाहिए, उससे प्यार और वो सब कुछ देना चाहिए जो उसकी हकदार थी। आखिर सूरज भी कब तक अपनी पत्नी से दूर रह सकता था। अब जो होना था वो हो चुका था। और फिर सूरज जो है वो अपने कमरे से निकलता है और फिर अपने बड़े भाई के कमरे का लॉक घुमाता है और दरवाजा खोलता है। और जब हल्का सा उसने दरवाजे को नॉक किया तो अंदर बिल्कुल ही खामोशी थी। सूरज ने फिर से हल्के से दरवाजे को बजाया, लेकिन पूनम ने अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो फिर सूरज ने उस रूम की खिड़की को थोड़ा सा खोला और पूनम उस वक्त बेखबर होकर बेड पर सो रही थी और उसकी बालों की लट हवा में उड़कर उसके चेहरे पर बिखरी हुई थी। उसके हुस्न को इस तरह से और ज्यादा खूबसूरती बढ़ी हुई थी। शायद अब सूरज की ही नजर पूनम के लिए बदलने लगी थी। अब सूरज ने सोचा कि बस अब बहुत हो चुका मेरा गुस्सा, अब ये सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। और सूरज भी अब अपने बड़े भैया के साथ तरह अपनी शादीशुदा जिंदगी बिताना चाहता था। अब उसके भैया और भाभी को गए हुए अभी 8 दिन हुए थे और 8 दिन के बाद उसे वापस भी आना था और फिर सूरज को पूनम के साथ जाना था। तो सूरज ये चाहता था कि वो उससे पहले पूनम के साथ दोस्ती कर ले और उसने धीरे से पूनम को आवाज दी, लेकिन वो बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी। कमरे की खिड़की इतनी बड़ी नहीं थी कि उस खिड़की से अंदर जा करके वो जगा सकता और इसीलिए सूरज ने खिड़की के कांच को खटखटाया कि उठो। और ये भी डर था कि कहीं सूरज की आवाज किसी दूसरे के रूम में ना चली जाए। बहुत ही मुश्किल से लेकिन पूनम ने अपनी आंखें खोली और उसको खिड़की के पास देकर वहां पर वो आ गई और पूछने लगी कि क्या है। तो सूरज ने कहा कि क्या रोज रोज का तुमने तमाशा बना लिया है, चलो तुम अपने कमरे में चलो। लेकिन ये सुनकर के पूनम फिर से घबराने लगी, कहने लगी कि मुझे आपके साथ नहीं आना, मैं यहीं पर ठीक हूँ। तो सूरज ने कहा कि मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और मैं तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं करूंगा, बस अब तुम मेरे साथ मेरे कमरे में आओ। लेकिन वो फिर भी नामे सिर हिलाती है, कहती है कि नहीं, मैं अपने कमरे में आकर अब नहीं रह सकती हूँ। अब सूरज अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी और उसने पूनम सारे खिड़की दरवाजे बंद करके सोती थी और फिलहाल उसे खाना उसके ही साथ खाना पड़ता था अपने पति के सामने और मम्मी पापा भी साथ में बैठते थे। अब जैसे ही पूनम साथ में खाना खाने बैठी तो उसके ही बगल में जाकर सूरज बैठ जाता है। जब उसके भैया भाभी थे तो पूनम उनके साथ बैठती थी। अब उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे प्लेट में चावल डालो। उसने प्लेट में चावल डाल दिए और सूरज ने अपना पैर उसके पैरों के ऊपर रख दिया। पूनम जोर तरह से चीखी थी। बाकी सभी लोग सूरज की तरफ देखने लगे और सूरज ने भी पत्नी पर एक नजर डाली और वो अपना पाँव के नीचे से मेरे पाँव के नीचे से पैर हटाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसके इस तरह से चिल्लाने पर मैंने अपना पैर नहीं हटाया बल्कि गुस्से से और दबाना शुरू कर दिया। अब अपने पैर का अंगूठा जो है वो उसके पाँव से होता हुआ ऊपर की तरफ ले जाने लगा और वो अपना पाँव पीछे करती थी और फिर सूरज उसके पाँव तक पहुंच जाता था। पूनम इस तरह से नर्वस हो गई कि वो खाना भी ठीक से नहीं खा पाती है। जब से उसकी भाभी गई थी सारा घर का काम पूनम के ऊपर आ गया था। वो उसकी माँ से पूछ करके खाना बनाती थी और ठीक ठाक बना लेती थी। रात को जब सभी आंगन में थे तो फिर वो किचन में बर्तन धो रही होती थी और तभी सूरज किचन में गया और फ्रिज में से पानी की बोतल निकाल करके गिलास में डालकर पीने लगा और वो बर्तन धोने में बिजी थी। और पानी पीने के बाद सूरज बिल्कुल उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और फिर पीछे से उसे अपने गले लगा लिया और पूनम पूरी तरह से डरते हुए पीछे हट गई। सूरज ने उसका मुंह अपने हाथों से दबा दिया और फिर उससे अपने फिर से गले लगा लिया। वो फिर से डरने लगी, चिल्लाने लगी, पीछे पलटकर देखने की भी कोशिश कर रही थी। लेकिन सूरज जो था वो उसके कंधे पर अपना सर रख चुका था। सूरज ने कहा कि तुम मुझसे इतना दूर क्यों भागती हो, मैं तुम्हारा पति हूँ।
तो कहने लगी कि सूरज मुझे प्लीज छोड़ो। सूरज ने कहा कि आज शराफत से मेरे कमरे में आ जाना, वैसे भी कल भैया और भाभी वापस आ जाएंगे और फिर तो तुम्हें मेरे साथ ही हनीमून पर जाना है और फिर वहां जाकर क्या करोगे? पूनम, अगर आज तुम मेरे कमरे में नहीं आती हो तो फिर कल तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। याद रखना कि गिन गिन करके मैं तुमसे बदला लूंगा। पता नहीं क्यों सूरज हमेशा ही उसे अकड़ करके बात किया करता था। सूरज का इतना कहना था कि पूनम चिल्लाने लगी। फिर सूरज ने जल्दी से उसे छोड़ा और मम्मी पापा भी उसके किचन में आ गए। कहने लगे कि क्या हो गया? तो कहने लगी कि कॉकरोच है। तो कहने लगी अभी कॉकरोच सेल पर था, पता नहीं कहाँ चला गया। सूरज समझ गया कि वो उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसने इतना सब कुछ किया था। सूरज फिर से गुस्से से अपने कमरे में चला गया। अगले दिन उसके भैया भाभी हनीमून से वापस आ गए थे। अब सूरज और पूनम की शादी को 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन पूनम अभी तक सूरज के काबू में नहीं आई थी। सबके सोने के बाद वो आंगन में तकिया रखकर लेट जाती थी और तभी सूरज एक रात कमरे से बाहर आया और उसकी कलाई पकड़ी और कहा कि शराफत से मेरे कमरे में चलो। तो कहने लगी कि मुझे नहीं जाना और अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती की तो फिर मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगा। तो सूरज ने कहा कि ठीक है, शौक से चिल्लाओ, और ये कहकर उसने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और फिर जबरदस्ती उसे अपने कमरे में ले गया और फिर कमरे की लाइट बंद कर दी। उसे वो बेड तक लाया ही था कि रमेश भाई के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई और वो उस वक्त उसकी माँ का दरवाजा खटखटा रहे थे। माँ ने दरवाजा खोला तो फिर रमेश भैया कहने लगे कि पुष्पा की तबीयत बहुत खराब हो गया। माँ चलिए देखिए उसे क्या हो गया है। बात कुछ ऐसी थी कि उस वक्त उसे अपनी पत्नी को छोड़ करके जल्दी से वो लोग कमरे से बाहर निकले। भाभी की उसकी उल्टियां नहीं रुक रही थी, बिल्कुल ही बेहाल हो चुकी थी। तभी सूरज की माँ ने पूनम से कहा कि जाओ जल्दी से नींबू पानी बनाकर लाओ। वो नींबू पानी बनाकर लाई और भाभी को पिलाया और फिर उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। तब पता चला है कि भाभी उसकी प्रेग्नेंट हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टर ने बिल्कुल बेड रेस्ट दिया था। खुशी को खबर तो थी, इसीलिए सूरज भी खुश था कि चलो मैं चाचू बन जाऊंगा। और इसीलिए अब उनका हनीमून तो कैंसिल हो चुका था क्योंकि सारे काम की जिम्मेदारी जो थी वो पूनम पर आ चुकी थी। भाभी को कमरे तक खाना भी देने वही जाती थी, संभालती भी वही थी क्योंकि उनकी तबीयत जो थी वो ठीक नहीं रहती थी। पूरा दिन वो घर में घनचक्कर की तरह बनकर रह गई थी। अब तो सूरज को अपनी पत्नी पर तरस आने लगा था। बहुत ही कम उम्र में उस पर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे दी गई थी और फिर उसके साथ सूरज के व्यवहार भी ठीक नहीं था। अब सूरज को खुद पर भी अफसोस होने लगा कि बेचारी दिन भर थक जाती है और फिर उसे सोफे पर सोना पड़ता था। एक दिन सूरज ने पूनम से कहा कि देखो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा, लेकिन प्लीज चलो आराम से बेड पर सो जाया करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। तो पूनम कहने लगी कि लाइट तो बंद नहीं करोगे? तो कहने लगा कि मैं लाइट बंद नहीं करूंगा। और फिर उसके बाद वो सूरज उसके किचन में भी काम में हाथ बटाने लगा। एक दिन सूरज ने पूनम से कहा कि पूनम मुझसे दोस्ती करोगी? तो पूनम कहने लगी कि नहीं, मुझे आपसे दोस्ती नहीं करनी, आप अच्छे इंसान नहीं है। सूरज ने कहा कि क्यों, मैं अच्छा इंसान तुम्हें क्यों नहीं लगता हूँ? अब तो मैं तुम्हारी मदद भी करता हूँ। तो अभी पूनम कहने लगी कि वो तो आप करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे आपसे अब डर लगता है। तो सूरज ने कहा कि देखो अब तुम्हें मुझसे डर नहीं लगेगा, मैं अब तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा। और फिर वो कहने लगी कि आप मेरे साथ कोई जबरदस्ती या बदतमीजी तो नहीं करेंगे ना? उस दिन जो आपने मेरे साथ किया था मेरी सांस तक रुक गई थी। सूरज ने कहा कि अब मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, तुम बस मेरे साथ दोस्ती कर लो। तो कहने लगी कि मेरे करीब तो नहीं आइएगा। तो सूरज ने कहा कि नहीं, मैं करीब नहीं आऊंगा जब तक तुम नहीं कहोगी। अब सूरज की बात पूनम मान जाती और वो उससे बात करने लगी। अब तो दोनों के बीच में बहुत हंसी मजाक होने लगी थी, मौज मस्ती भी हो जाती थी। रात को जब सारे काम से वो फ्री हो जाती है तो सूरज अपनी पत्नी को मोटरसाइकिल पर बाहर ले जाकर के उसे आइसक्रीम खिला कर लाता। काफी अच्छी पूनम लड़की थी। अब सूरज ये बात मान चुका था कि अनजाने में उसने उसके साथ गलत व्यवहार किया था। 9 महीने का अब टाइम भी बीत गया था और उस भाभी को बहुत ज्यादा उसकी दर्द उठा। माँ की उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और इसीलिए सूरज और पूनम को भैया भाभी के साथ जाना पड़ा। वो दोनों बहुत इंतजार में थे कि देखो क्या होने वाला है। लेकिन जब डॉक्टर ने बाहर आकर के उन्हें एक ऐसी खबर सुनाई कि उनके कदमों तले से जमीन खिसक गई थी। डॉक्टर बताते हैं कि मिस्टर रमेश, आपको बेटा हुआ है, लेकिन आपकी पत्नी को हम नहीं बचा सके। अब ये सुनना था कि परिवार वालों को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता था। रमेश भैया तो ऐसे हो जैसे कि वो सांस लेना ही भूल गए थे और यही हाल पूनम का भी हो गया था। कहने लगे कि डॉक्टर आप ये क्या कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो बिल्कुल ठीक थी। और तभी डॉक्टर बताते हैं कि उसका बीपी बहुत स्लो हो गया था और इसीलिए बहुत ही सब कुछ आनन फानन में आ गया। अब पूनम के परिवार को तो मुसीबत टूट पड़ी थी। पूनम और रमेश भैया की तो सबसे हालत बिगड़ गई थी। पहली बार सूरज ने अपने भैया को फूट फूट करके रोते हुए देखा था। सूरज खुद नहीं समझ पा रहा था कि ये सब कुछ कैसे हो गया था। एक तरफ सूरज अपने भैया को संभाला था और दूसरी तरफ पूनम को, लेकिन दोनों ही उसके काबू से बाहर हो गए थे। और ये खबर जब सूरज ने अपने पिता को सुनाई तो वो भी टूट रह गए थे। उसके मम्मी पापा दोनों हॉस्पिटल में पहुंचे। अभी तक बच्चा जो था वो नर्स के ही पास था क्योंकि सूरज तो अभी भैया और पत्नी को संभाल रहा था।
अब जब उनकी माँ और पिता आए तो पूनम उनके गले लगकर रोने लगी। अब ये खबर जब पूनम के मायके में गई तो उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। फिलहाल ये वक्त जो था वो तो गुजर गया था, लेकिन उनके घर की सारी खुशियां खत्म हो गई थी। उस मासूम बच्चे को पूनम संभालने लगी। वो बिल्कुल ही चिपसी हो गई थी। उसका सारा बचपना, हंसना बोला एकदम से ही खत्म हो गया था। सूरज का भाई भी बिल्कुल चुप रहने लगा था। उससे बात करो तो ऐसा लगता था कि वो बस रो पड़ेंगे। बस एक सूरज था जो कि अपने भैया को तसल्ली देता था। अब 2 महीने बीत गए थे। सूरज को ऐसा लगता था कि पूनम अब काफी उम्र से बूढ़ी हो चुकी है। रात को जब वो थकी हार आकर बेड पर बैठती जब चिंटू रोने लगता, क्योंकि रमेश भाई का बेटा था तो वो उसे चुप कराती थी। अब तो पूनम पर सूरज को तरस आने लगा। सूरज ने कहा कि ऐसा करो, तुम बच्चे को मुझे दे दो और तुम सो जाओ। उसकी आंखें एकदम से ही नींद से भरी रहती। कहने लगती कि चिंटू आपके पास चुप नहीं रहेगा, ये मेरे ही पास चुप रहेगा। सूरज ने कहा कि मैं उसे संभालता हूँ। किसी तरह करके 1 साल का वक्त बीत गया और अब सूरज पूनम के लिए तरस गया था। लेकिन अब पूनम को घर से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। वो सभी घर को संभाल रही थी। ऐसे में पूनम के मायके में एक और मुसीबत आन पड़ी थी। पूनम का जो बड़ा बहनों है, जो कि एक कार हादसे में उसकी मौत हो जाती है और फिर सभी लोग वहां पर चले गए और रोने पीटने लगे। एक ही साल में पूनम के मायके में 2-2 मौत हो गई थी और ये किसी से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बहुत ही जल्द उसकी बड़ी बहन को उसके ससुराल वालों ने उन्हें मायके भेज दिया था और फिर ये कहा कि अब हम अपनी बहू को नहीं रख पाएंगे, आप लोग रखिए। और इसी तरह मेरे घर वाले और पूनम के घर वाले इकट्ठा हुए और फिर रमेश भाई की शादी जो है वो पूनम के विधवा बहन से करवा दी गई। पूनम की विधवा बहन के 2 बच्चे भी थे और सूरज के घर वालों ने 2 बच्चों को भी अपना लिया था और इस तरह पूनम और सूरज के करीब आ गई थी, क्योंकि सूरज का ही आइडिया था। और अब सूरज पूनम से प्यार भरी बातें भी करनी अब और पत्नी के भी करीब जाने लगी थी। अब पूनम जो थी वो बहुत समझदार हो गई थी और अब वो जज्बातों को भी समझने लगी थी और वो भी अब सूरज से प्यार भरी बातें करने लगी। इस तरह से एक दिन दोनों पति पत्नी का मिलन हुआ और इस तरह से ये 2 जिस्म एक जान हो चुके थे। और 6 महीने के बाद पूनम भी प्रेग्नेंट हो गई। पूनम की बहन बहुत अच्छी थी और रमेश भाई उसे बहुत खुश भी रखते थे और उसके दोनों बच्चों को भी बाप का नाम दे करके वो बड़ा कर रहे थे। इधर अब चिंटू भी बड़ा हो रहा था। इस तरीके से इनका हंसता खेलता परिवार जो था वो फिर से एक बार मुस्कुरा उठा था। और पूरे 9 महीने के बाद पूनम ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था, जिससे कि सूरज की खुशियों में 4 चांद लग गई थी। तो ये रही दोस्तों सूरज और पूनम की कहानी। क्या सूरज ने पूनम के साथ जो किया था वो ठीक था